हेलो गाइस, दिस इज मी माही जैस और आप देख रहे हैं माही जैस ट्रैवल्स। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में आई फार इग्लू तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इग्लू क्या है? और इसके अलावा क्या आपको पता है कि किस मुल्क के इजाद है, मतलब इसको सबसे पहले किस मुल्क ने बनाया था? अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले जानते हैं कि इग्लू है क्या। ये सर्कुलर शेप का एक छोटा सा घर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये घर होता है, मतलब रहने के काबिल होता है, जिसको बर्फ के बहुत ज्यादा सख्त ब्लॉक्स के साथ बनाया जाता है। ये डोम शेप का होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है? आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर वेस्ट अगर माहौल में हो तो उससे क्या असरात पड़ते हैं माहौल पर। इसी न्यूक्लियर वेस्ट को आइस के गहराइयों में दफन करने की तरकीब भी इसी मुल्क ने दी थी। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का नाम सुनकर आप ये ना सोचने लग जाएं कि इस मुल्क में बहुत ज्यादा हरियाली होगी, क्योंकि इस मुल्क में तो सिर्फ 5% ही हरियाली है, बल्कि इससे भी कम है। अगर ऐसा है कि इस मुल्क में हरियाली भी नहीं, मतलब ग्रीनरी भी नहीं है, और इसका नाम भी ग्रीनलैंड है, तो फिर इसका नाम ग्रीनलैंड क्यों है? ये तो आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा। तो चलें, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ में दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो से मुस्तफीद हो सकें और हम बार बार मिलते रहें। इस मुल्क का 90% हिस्सा बर्फ पर मुश्तमिल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क का नाम ग्रीनलैंड के बजाय व्हाइट लैंड होना चाहिए था। लेकिन फिर इसका नाम ग्रीनलैंड ही क्यों है? ग्रीन का मतलब होता है पॉजिटिव, बेसिकली यानी मुस्बत। इस मुल्क की आबादी दोस्तों बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से यहाँ की हुकूमत चाहती है कि लोग दूसरे ममालिक से यहाँ आएं और आकर आबादकारी हासिल कर लें। इसके अलावा वो परमानेंटली यहाँ पे स्टे करें, इसलिए इसका नाम ग्रीनलैंड है, मतलब पॉजिटिव सिग्नल्स देना, यानी ये दूसरे लोगों को तहे दिल से वेलकम करता है कि वो यहाँ आकर आबाद हो जाएं। ग्रीन सिग्नल्स देने वाला मुल्क, इसलिए इसका नाम ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का मतलब द लैंड ऑफ पीपल है। अब बात करेंगे हम इस मुल्क की तारीख के बारे में। ये मुल्क नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। एक बार तो अमेरिका ने इसे खरीदना भी चाहा, मगर ऐसा ना हुआ, और 181वीं सदी से लेकर अब तक ये मुल्क यूरोप का हिस्सा है। मुल्क का कानूनी निज़ाम भी अपना है और ये एक खुद मुख्तार मुल्क है। इस मुल्क पर नॉर्वे ने भी हुकूमत की थी, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा हुकूमत डेनमार्क ने की थी। 1989 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने कानून बनाने और मुल्क को इंडिपेंडेंट रहने की भी इजाजत दे दी, लेकिन बादशाहत अपने पास ही रखी थी। 2008 में ग्रीनलैंड के लोगों ने अपनी हुकूमत के लिए वोटिंग की, जिसके बाद ग्रीनलैंड की कानून साजी का इख्तियार मुकम्मल तौर पर ग्रीनलैंड के पार्लियामेंट के पास आ गया। इस तरह 21 जून 2009 में मुल्क के पास मजीद खुद मुख्तारी भी आ गई। लेकिन आज भी इस मुल्क में डेनमार्क का इंटरफेयर मौजूद है। बात की जाए इस मुल्क के महल्ले वकू की, यानी इसके बॉर्डर एरिया में कौन कौन से मुल्क आते हैं, तो उनमें अटलांटिक ओकेयन के अलावा आइसलैंड, कनाडा और नॉर्वे भी आते हैं। अब बात करेंगे इसके जनरल नॉलेज की कि आप इस मुल्क में आते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का इल्म ज़रूरी होना चाहिए। स्पेशली इसकी ज़ुबान के बारे में जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। बात की जाए इसके कैपिटल की, तो इसका नाम नूक। समटाइम इसको, मतलब कुछ लोग इसको न्यूक भी प्रोनाउंस करते हैं, बट इट्स नूक। अगर बात की जाए यहाँ की बोले जाने वाली ज़ुबान की, तो ग्रीनलैंडिक यहाँ पे 70% लोग बोलते हैं। इसके अलावा डैनिश भी बोली जाती है। इंग्लिश को समझने और बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं। बात की जाए इसकी करेंसी की, तो डैनिश करोना जो पाकिस्तानी 42 रुपए, जबकि इंडियन तकरीबन 13 रुपए के बराबर है। ये वही करेंसी है जो डेनमार्क में भी इस्तेमाल होती है। पॉपुलेशन की बात की जाए यहाँ पे तो सिर्फ 60 लाख, जबकि हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के तो कुछ शहरों में ही इतनी आबादी होती है और कुछ शहरों में तो इससे भी ज़्यादा आबादी होती है, जबकि इस मुल्क में टोटल इतनी पॉपुलेशन है
क्योंकि इस मुल्क का तकरीबन 10% हिस्सा ही काबिल इस्तेमाल है, क्योंकि 90% हिस्से पर तो बहुत ज़्यादा शदीद बर्फ है। कालिंगकोट की बात की जाए तो +299 यानी 299। अगर हम बात करते हैं इस मुल्क के लिटरेसी रेट की तो 100%। अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए तो 99.9%। मतलब आप लोगों का 0.1% चांस होता है वीज़ा रिजेक्शन का, 100% चांसेस होते हैं यहाँ पे आने के। आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट ऑलरेडी चाहती है कि आप लोग यहाँ पे आके अपना बसेरा कर लें। बात की जाए यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की तो मेन यूनिवर्सिटी इसकी जो है वो दी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनलैंड है। बात की जाए यहाँ पे नेशनल बर्ड की तो वाइट टेल्ड ईगल। बात की जाए नेशनल एनिमल की पोलर बियर, जो एक खतरनाक जानवर है। बात की जाए इसकी फेमस थिंग्स की तो उनमें नूक आर्ट म्यूजियम, डिस्को रेव, नूक स्टेडियम, ग्रीनलैंड नेशनल म्यूजियम आ जाते हैं। इन्वेंशंस की तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तो इग्लू इसकी इन्वेंशन है, दूसरा ये कि न्यूक्लियर वेस्ट को ग्रीनलैंड की आइसलैंड की गहराइयों में दफन करने की तरकीब भी सिर्फ ग्रीनलैंड ने ही दी थी कि इसको बर्फ की गहराइयों में छुपाकर हम माहौलियाती आलूदगी से अपने आप को बचा सकते हैं। ग्रीनलैंड के टोटल एरिया की बात करें तो हम 2.166 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, यानी इतना ज़्यादा इसका एरिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो सिर्फ बर्फ़ पर मुश्तमिल है। अगर हम यहाँ पे सैलरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन आपको 12 यूरो मिलते हैं पर आवर, और बाकी जो सैलरी है वो आपकी जॉब पे भी डिपेंड करती है। स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पे फ्री स्टडीज़ मिलते हैं आपको, मतलब आप यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। आप लोगों को यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई फ़ी नहीं देनी पड़ती है, चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर आप यहाँ पे इसी वाले कंट्री के स्टूडेंट हैं। डोमेन नेम की बात की जाए तो .gl। अगर हम बात करते हैं इस मुल्क के फूड की यानी खुराक की तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गोश्त खाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जियाँ उगना तो नामुमकिन है। शदीद बर्फबारी की वजह से यहाँ पे फसलें और सब्जियाँ बिल्कुल नहीं होती। अब हम बात करेंगे इस मुल्क के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की, इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ की। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड करती चलूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और कोई अच्छा सा कॉमेंट नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। इससे पहले कि हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ जाएं तो ये काम आप लोग लाजमी कर लें। अब बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। नंबर 1, ये मुल्क बेहद खूबसूरत है और मछलियों की सबसे ज़्यादा इकसाम भी इसी मुल्क में पाई जाती हैं। नंबर 2, इस मुल्क में इंसानों की आबादी बहुत कम है और दूर दूर बहुत ही कम लोग दिखाई देंगे, क्योंकि इस मुल्क का बहुत ज़्यादा रकबा बर्फ पर मुश्तमिल है और अपने रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 12वें नंबर पर आता है, लेकिन इसकी आबादी बेहद कम है। नंबर 3, इस मुल्क की आबादी बहुत कम है, इसलिए पार्लियामेंट के अरकान भी सिर्फ 31 हैं जो इस मुल्क के पूरे निज़ाम में हुकूमत को चलाते हैं। नंबर 4, इस मुल्क में ग्रीनलैंडिक जुबान तो बोली ही जाती है, लेकिन डेनमार्क के मोनरेच होने की वजह से डेनिश जुबान भी बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लिश भी ज़्यादातर बोली जाती है। नंबर 5, यहाँ के रहने वाले लोगों को ग्रीनलैंडर कहा जाता है। नंबर 6, इस मुल्क में ज़्यादातर लोग यूरोपीय ममालिक से आए हुए हैं, इसलिए इस मुल्क का रहन सहन बिल्कुल यूरोपीय ममालिक की तरह है। नंबर 7, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ गर्मियों में भी गर्मी नहीं होती और कई दिनों तक सूरज भी नहीं ढलता। अगर आप रात के 12 बजे भी आसमान को देखेंगे तब भी आपको सूरज चमकता हुआ धुंधला धुंधला नजर आएगा, और अगर हमारे इधर से कोई उधर चला जाए तो उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि उसने सोना कब है और काम किस वक्त करना है। इस मुल्क में रात ना होने के बराबर ही होती है। नंबर 8, इस मुल्क में बहुत ज़्यादा फिशेस पाए जाते हैं और यहाँ के लोग माहीगीरी करके
लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों डॉलर्स कमाते हैं। ये मुल्क फिशेस एक्सपोर्ट करता है। इस मुल्क में मछलियों की डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं जो इस मुल्क की आमदन में एक अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 9, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ कोई रेलवे सिस्टम मौजूद नहीं है और ये लोग एक से दूसरी जगह जाने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस मुल्क में रोड्स भी बहुत कम हैं। और गाड़ियाँ चलाना भी तो इस मुल्क में नामुमकिन है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। रोड्स तो सिर्फ बर्फ से ही ढांपे होते हैं, सो यहाँ पे गाड़ियाँ कोई कैसे चला सकता है। नंबर 10, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें पेट्रोल सबसे कम इस्तेमाल होता है क्योंकि इस मुल्क में गाड़ियाँ बहुत कम हैं और बर्फबारी की वजह से गाड़ियाँ चलती भी नहीं हैं, इसलिए ये मुल्क पोल्यूशन फ्री भी है। नंबर 11, इस मुल्क में तेल के ज़खायर भी मिले हैं लेकिन वो काबिल इस्तेमाल नहीं। इसके अलावा भी इसमें बहुत से कीमती चीज़ों के ज़खायर मौजूद हैं जिनमें याकूत पत्थर, एल्युमिनियम, प्लैटिनम, निकल और तांबा वगैरह शामिल हैं। और ये ज़खायर इस मुल्क की आमदनी में बहुत तेज़ी से इजाफा करते हैं। नंबर 12, मुल्क में गाड़ियाँ राइट साइड पर चलाई जाती हैं। नंबर 13, वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से ये 7 घंटे जबकि इंडिया से 7 घंटे 30 मिनट और अगर बात की जाए बांग्लादेश की तो उससे 8 घंटे पीछे है। नंबर 14, ये मुल्क टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, अल्दो यहाँ के लोग बहुत मुश्किल से इधर सरवाइव करते हैं। नंबर 15, इस मुल्क में 8 जुलाई को रोमांस डे के नाम से एक दिन मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के लोग अपने पार्टनर के साथ जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाते हैं। नंबर 16, इस मुल्क पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो डेनमार्क इसकी हिफाजत करता है और मदद के लिए सबसे पहले हाथ फैलाने वाला मुल्क भी डेनमार्क ही है। नंबर 17, ये लोग जानवरों और मछलियों का शिकार करके अपनी भूख मिटाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी के बायस इधर सब्जियां बिल्कुल नहीं होती। नंबर 18, इस मुल्क में 90% लोग गोश्त खाने वाले मिलते हैं। नंबर 19, 21 जून को ये लोग अपना नेशनल डे मनाते हैं। नंबर 20, पोलर बियर इस मुल्क का नेशनल एनिमल है। ये लोग इस खतरनाक जानवर का शिकार मुसीबत में भी नहीं करते हैं और ना ही इसका शिकार करना कोई आसान बात है। नंबर 21, इस मुल्क में 8 माह तक दर्जा हरारत -6 डिग्री तक रहता है और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा -4 डिग्री तक हो जाता है और ये जून के महीने में ही महसूस किया जाता है। नंबर 22, इस मुल्क में ना तो हरियाली है और ना ही यहाँ पे सब्जियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क में 400 से ज़्यादा इक़साम के फूल पाए जाते हैं। अगर आप इस मुल्क की सैर करना चाहते हैं तो अगस्त के महीने में आएं क्योंकि तब इस मुल्क के नज़ारे जन्नत जैसे लगते हैं। ऊपर हल्का नीला आसमान और नीचे से बर्फ के टीले नहायत ही पुरकशिश लगते हैं। नंबर 23, यहाँ के लोग इस ठंडे मुल्क में ठंड से बचने के लिए गोश्त और शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 24, इस मुल्क में लोग अपने घरों का गहरा रंग करवाते हैं जो इस मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप इस मुल्क में आते हैं एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ वर्कर तो आपको यहाँ पे आकर कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे फॉर स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद बात करेंगे फॉर वर्कर्स। सो फॉर स्टूडेंट्स, नंबर 1, लेस बजट। गाइस, अगर आप यहाँ पे एज स्टूडेंट आते हैं तो आपको दूसरे यूरोपीय कंट्रीज़ की तरह बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाकर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि आप कम पैसे खर्च करके ही इस मुल्क में एंट्री कर सकते हैं। नंबर 2, अफोर्डेबल अकोमोडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको आसानी से कम पैसों में ही अकोमोडेशन यानी घर रहने के लिए मिल जाएगा, हॉस्टल रहने के लिए मिल जाएगा, होटल रहने के लिए मिल जाएगा। आपको दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे अपनी अकोमोडेशन के लिए नहीं देने पड़ेंगे। नंबर 3, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग।
दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में आप लोगों को जब जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं इस कंट्री की तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, मतलब आप अपनी एक्सपेंसेस आसानी से उठा सकते हैं। नंबर 4, वीज़ा रेशो। अगर आप बात करते हैं वीज़ा रेशो की तो यहाँ पे वीज़ा रेशो तकरीबन 100% ही है और ये ग्रीनलैंड मतलब पॉजिटिव सिग्नल्स देता है यहाँ पे लोगों को आने के लिए। तो सबसे प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि ये तो वेलकम करता है जल्दी से कि यहाँ पे लोग आएँ और अपनी आपातकारी शुरू करते हैं। नंबर 5, लेस पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, 60 लाख तक ही है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। ये बात तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि लेस पॉपुलेशन मतलब आप लोगों के पास यहाँ पे चांस होता है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ लेने का। नंबर 6, शेंजन कंट्री। गाइस अब ये प्लस पॉइंट आ जाता है कि जब आपके पास आ जाता है शेंजन कंट्री तो आप ना सिर्फ एक कंट्री के लिए वीज़ा लेते हैं बल्कि आप जा सकते हैं उसी वीज़ा के तहत 27 कंट्रीज़ में मोर, बाय ट्रेन, बाय बोट्स और बाय बसेस, बाय एयरलाइन भी आप जा सकते हैं। मतलब आप लोगों के लिए इतनी फैसिलिटीज़ हो जाती हैं अगर आप शेंजन कंट्री में आते हैं। अगर आप इस मुल्क का वीज़ा लेते हैं, आप लोगों का कहीं और वीज़ा नहीं लग रहा तो आप इसका लाजमी अप्लाई करें ताकि यहाँ आकर आप दूसरे शेंजन कंट्रीज़ में सेटल हो सकें। ना सिर्फ आप दूसरे मुल्कों में जाके मतलब शेंजन जोन में किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग नेशनलिटी, रेजिडेंसी और सेटलमेंट भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 7, मोर जॉब्स। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि पॉपुलेशन कम है तो इसका मतलब है फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कि आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी ज़्यादा। नंबर 8, यू कैन ब्रिंग योर इंडिपेंडेंट। आप लोग यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट को साथ लेके आ सकते हैं, चाहे स्टडी वीज़ा पे आए या फिर आप दूसरे वाले वीज़ा पे, वर्क परमिट वीज़ा वगैरह पे भी आ जाएं। नंबर 9, रेजिडेंसी एंड नेशनलिटी। आपको मैंने ऑलरेडी दूसरी वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि हर कंट्री का एक टाइम जोन होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उनको भी करते हुए आप किसी भी कंट्री की रेजिडेंसी और नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी से मिल जाती है। सो इस वाले मुल्क में भी यही सीन है, यही क्राइटेरिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिलेगी भी। नंबर 10, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो गाइज आप यहाँ पे आते हैं तो ना सिर्फ आप लोगों को लेस बजट में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं बल्कि एक अच्छी डिग्री भी मिल जाती है दैट इज़ एक्सेप्टेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसके बाद आप लोग अच्छी डिग्री भी अपने नाम कर लेते हैं। नंबर 11, फ्री एजुकेशन। बस यहाँ पे आप लोग आते हैं तो आप लोगों को एजुकेशन के लिए 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करेंगे वर्कर्स के लिए। तो वर्कर्स के लिए जो अब सारी फैसिलिटीज़ हैं मैंने मेंशन की हैं, सारी की सारी अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ इनको डिग्री नहीं मिलेगी, मतलब इनको एजुकेशन के हवाले से इनके लिए कुछ नहीं, बाकी सारा कुछ वही प्रोसेस होगा। सैलरीज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आके आप तकरीबन एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे 5 से 7 लाख रुपया कमा सकते हैं, लेकिन एज अ वर्कर आप यहाँ पे 12 लाख तक रुपया आसानी से कमा सकते हैं। हैं कि आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।